नमस्कार, आपका स्वागत है इस बुलेटिन में। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और जैसा कि आप जानते हैं कि संसद का विशेष सत्र शुरू हो गया है, तो आइए इस पर एक खास कार्यक्रम के लिए हम आपको सीधे लिए चलते हैं विजय चौक। शेखर, और हम इस वक्त आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे संसद भवन आप देख पा रहे हैं। और संसद भवन की वो बिल्डिंग जिसमें हमारे जीवंत लोकतंत्र की 75 वर्षों का एक पूरा इतिहास रहा है, और उसके बगल में ही यानी कहा जाए उसी परिसर में नई बिल्डिंग की शुरुआत होने जा रही है। कल से नई बिल्डिंग में संसद की कार्रवाई की शुरुआत होगी, लेकिन आज पुरानी बिल्डिंग में कहा जाए तो कार्रवाई का अंतिम दिन था। निश्चित तौर से लगभग 7.5 दशक के लिहाज से भारत, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उसकी जीवंत लोकतंत्र की तमाम किस्से कहानियां यहाँ पर मौजूद है। और आज हमने देखा भी कैसे जब इस पर चर्चा हुई तो प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी जब चर्चा की शुरुआत की तो तमाम वो उपलब्धियों का जिक्र किया। राजनीतिक दलगत भावना से ऊपर उठते हुए हर एक व्यक्ति के योगदान को उन्होंने सराहा और कहा कि इस 75 वर्षों के इतिहास को कैसे हमको अब यहाँ से आगे लेकर जाना है। तो निश्चित तौर से एक बड़ा मौका है। इतिहास अपने आप में लिखा जा रहा है, गढ़ा जा रहा है, और हम इस बनते हुए इतिहास को देख रहे हैं, जहां से ये पुरानी बिल्डिंग के बाद और नई बिल्डिंग की ओर आगे बढ़ते नजर आएंगे। इस खास कार्यक्रम में बहुत ही खास मेहमान भी हमारे साथ मौजूद है, उनका परिचय कराते हैं। वरिष्ठ पत्रकार अशोक टंडन जी हमारे साथ मौजूद है। सर, बहुत स्वागत है। और एक बहुत लंबा अनुभव रहा है पत्रकारिता के आधार पर, पार्लियामेंट को भी लंबे समय से कवर करते हैं। सर, बहुत स्वागत है। दूसरे खास मेहमान हीरामन तिवारी जी हमारे साथ में, जाने माने इतिहासकार, इसके अलावा मीडिया विश्लेषक है। सर, बहुत स्वागत आपका भी। इसके अलावा दो खास मेहमान हमारे साथ में मौजूद है, मेरे वरिष्ठ सहयोगी ऋषि कुमार, इसके अलावा शैलेंद्र मिश्र दोनों। और मेरे ये दोनों सहयोगी लगभग 1.5-2 दशक से पार्लियामेंट को भी कवर कर रहे हैं। बाकी पत्रकारिता के जीवन में तो लगातार बने हुए, तो पार्लियामेंट के लिहाज से भी एक लंबा अनुभव इन दोनों मेरे सहयोगियों का। साथ ही साथ दोनों खास मेहमानों से भी समझने की कोशिश करेंगे इस 7.5 जो दशक है इसके मायने क्या है। अशोक जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम जब 7.5 दशकों की जब बात कर रहे हैं, किस तरह से आप देखते हैं दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिहाज से इस मंदिर को क्या बड़ा एक अनुभव दिया है, किस तरह से लोकतंत्र की भावना को जीवित रखते हुए देश को आगे बढ़ाया है, और आज जबकि हम लगातार विकसित भारत की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आज प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में पूरे देश की जो एक भावना है, सभी राजनीतिक दलों की जो भावना है, और मैं ये भी कहूँगा कि जितने पत्रकार हैं उनकी भी भावना को आज उन्होंने सामूहिक तौर पर व्यक्त किया, और उसमें ये सभी बातों का समावेश किया कि कैसे हमारी संसदीय लोकतंत्र की यात्रा इस भवन से 70 से 7 दशक तक चली। तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें कहने की ये हैं कि जब ये संसद चल रही है, इससे भारत का जो लोकतंत्र है वो कितना मजबूत है। यहाँ सरकारें कितनी बदली, एक साल तो ऐसा था जिसमें 3-3, 4-4 प्रधानमंत्री बदल गए एक साल में, और वो सब इस संसद भवन ने देखा। तो जो यात्रा हुई है उसको अब आगे नया संसद का जो भवन है कैसे लेकर जाएगा, इसकी ओर भी आज सभी वक्ताओं ने, जितने भी नेता बोले, और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि आज जितने भी भाषण हुए वो सब दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सभी दलों के नेताओं ने जो भावनाएं प्रकट की, और उन्होंने सब में प्रधानमंत्री सहित अपने जितने भी प्रधानमंत्री रहे हैं, जितनी भी सरकारें रही, उनके योगदान को सराहा गया। और इसलिए कई तो विपक्ष के दलों ने आज प्रधानमंत्री के भाषण की जिस तरह से तारीफ की बाहर निकलकर, ये सब चीजें दर्शाती हैं कि भारत का जो लोकतंत्र है वो बहुत मजबूत बन चुका है। और ये संसदीय लोकतंत्र की जो प्रणाली हमारे देश में विकसित हुई है, अब इसी को आगे आने वाली पीढ़ियों ने इस नए भवन के द्वारा आगे ले जाना है। और अगले 25 वर्षों का जो एक संदेश प्रधानमंत्री का है कि हमको एक विकसित भारत बनाना है, उस ओर आज एक नई पहल होने जा रही है जब संसद का नया भवन कल से कार्यक्रम शुरू करेगा। जी हीरामन जी, क्योंकि एक इतिहासकार के नाते आपको लगता है कि हमारे पीछे एक इतिहास लिखा जा रहा है, और आज की जो शाम है और कल की सुबह की जो भोर होगी, एक नए इतिहास के साथ में हम उसको गढ़ते देखेंगे। प्रधानमंत्री के वक्तव्य में भी हमने देखा कि जो कुछ भी इस 75 वर्षों की उपलब्धियां हैं वो साझा है। ये दिखाता है कि हमारे लोकतंत्र की ताकत या भावना कितनी ज्यादा बलवती है, और लगातार उस दिशा में हम आगे बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो भावना शब्द है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत के इतिहास में ये एक प्रकार से मील का पत्थर भी है, और ये जो पुरानी संसद में है इसमें इस प्रकार के निर्णय लिए गए हैं, इतने बड़े बड़े मनीषी आकर के यहाँ पर रहे हैं, बोले हैं। मुझे लगता है कि अगर आप भावना की बात करें, इमोशंस की बात करें, तो इस संसद का जो
जो ईंट है, इसके जो कब्रें हैं, इसका जो सदन है, वहाँ से उनकी प्रतिध्वनि 7-8 दशक की जो प्रतिध्वनि है वो इसमें से सुनाई पड़ती है। इसलिए आपने ठीक कहा कि जो भी इतिहास लिखेगा इसका वो एक स्वर्णिम इतिहास होगा। अभी टंडन जी ने बताया कि इस प्रकार से सभी दलों ने दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके इस भवन को एक प्रकार से श्रद्धांजलि दी है। इस भवन ने हमारे लोकतंत्र को, हमारे देश को किस प्रकार से संजो करके रखा है, एक बना कर रखा है। इसलिए जो जितनी भी श्रद्धांजलि आज दी गई है, चाहे वो प्रधानमंत्री का भाषण हो, जिसको आप सभी जानते हैं कि एक प्रकार से बहुत ही अविस्मरणीय भाषण कहा जाएगा, इसलिए भी चूंकि ये अंतिम दिन था इस संसद में, और कल जब नए संसद में प्रवेश किया जाएगा सभी सांसदों द्वारा, सभी अधिकारियों द्वारा, तो एक दृश्य ही अलग होगा। लेकिन आपको मैं एक स्मरण दिला दूं, इतिहास के जो पन्ने होते हैं उसमें कुछ ऐसे क्षण होते हैं जो बिल्कुल अमिट हो जाते हैं। प्रधानमंत्री जिस दिन चुन करके पहली बार 2014 में आए थे, आपने मंदिर का नाम लिया जी, प्रधानमंत्री जी ने साष्टांग दंडवत किया था उसकी पहली सीढ़ी को घुसने से पहले उस मंदिर में। तो ये मंदिर है जिनकी लोकतंत्र में आस्था है, जिनकी लोकतंत्र में सिद्धि है, उनके लिए मंदिर है। इसलिए इतिहास का एक स्वर्णिम क्षण है जो इसका हम आज, जिसके हम एक तरह से बनते नजर आ रहे हैं। निश्चित तौर से प्रधानमंत्री ने भी आज अपने वक्तव्य में उस क्षण का जिक्र किया है कि जब वो पहली बार आए थे, कैसे उन्होंने शीश नवाया था। हमारे सहयोगी ऋषि, आपको लगता है कि प्रधानमंत्री के आज के वक्तव्य में भी हमने देखा राजनीतिक भावना से ऊपर उठ के पूर्व के तमाम जो प्रधानमंत्री हो या सरकारें हो, उनके योगदान को दिल खोल के तारीफ करना कि आपने अच्छा किया है तो आपने अच्छा किया है, उसके लिए सदन हम तब भी आपके साथ और आज भी साथ है। आपको लगता है कि ये जो एक जीवंत लोकतंत्र है हिंदुस्तान का, ये शायद हमको और ज्यादा मजबूत बनाता है दुनिया के जब तमाम जगहों पे हम देखते हैं तो? हाँ बिल्कुल, देखिए जहाँ तक दुनिया के लोकतंत्रों में अगर हम देखें तो भारत एकमात्र ऐसा लोकतंत्र है जिसका एक पौराणिक इतिहास रहा है। हम ये नहीं कह सकते हमारा ये संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से मिलती जुलती या ब्रिटेन से ली गई प्रणाली, तो ज़रूर कह सकते हैं क्योंकि हम अंग्रेजों के गुलाम थे, इसलिए हम ये कह सकते हैं। लेकिन लोकतांत्रिक मूल्य जो हमारे थे वो सदियों से रहे हैं। जो हमारे आदिवासी समाज रहा है उसका एक लोकतांत्रिक मूल्य हमेशा से रहा है। अगर उनके कबीलाई संस्कृति को अगर हम उठा के देखें तो वहां पर नेता का चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से ही होता था और होता रहा है। तो ये जो पूरा का पूरा हमारे जो इस भारतीय उपमहाद्वीप की जो कहानी है, जिसके चारों ओर हम देखते हैं कि असफल लोकतंत्र भी दिखाई दिए हैं, ऐसे में हम ऐसे मुल्क में बैठे हैं जिसने पूरी दुनिया के सामने ये साबित किया है कि जो विविधताएं हैं वो हमारे लोकतंत्र को कमजोर नहीं बल्कि मजबूत करती हैं। ये जो कंसेप्ट हमने मजबूत किया है ये किसी भी देश ने नहीं किया है, और इसी कंसेप्ट को जब हम मजबूत कर रहे हैं तो प्रधानमंत्री के भाषण में जिस तरीके से आपने कहा कि सभी को सराहना, बिल्कुल सही बात कही आपने, क्योंकि जब हम सबको साथ लेकर चलते हैं और प्रधानमंत्री का जो मूल संकल्प है कि सबका साथ और सबका विकास, उनके भाषण में ये चरितार्थ भी होता है। और इस भाषण से ये भी तय होता है कि प्रधानमंत्री के तौर पर अब वो इस देश को कितना आगे और कहां ले जाना चाहते हैं, जो सपने हैं वो अगली संसद में कैसे पूरे होंगे। ये सब चूंकि बड़ा दिल जब तक आप नहीं रखेंगे तब तक इन सपनों को पूरा करना आसान नहीं है। तो मेरा ख्याल से प्रधानमंत्री ने पूरे मुल्क को आह्वान किया है कि हम सब एक हैं और नई संसद से इन सपनों को पूरा करना है। शैलेंद्र, आपको लगता है कि जो बात ऋषि जी ने कही कि बड़ा दिल रखना, और आज जब प्रधानमंत्री अपना संबोधन देते हैं तो उस माली का भी जिक्र करते हैं जिसने यहाँ पे बेहतरी से काम किया, उस व्यक्ति का भी जिक्र करते हैं जिसकी वजह से देर रात तक उनको, सांसदों को भूखा नहीं रहना पड़ा, या हर एक उस कर्मचारी का जिक्र करते हैं जिसने संसद के 75 वर्षों के इतिहास में अपना योगदान दिया। आपको लगता है कि ये सारी चीजें स्मरण रखना ये प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व को भी दिखाता है, लोकतंत्र की भावना को भी दिखाता है? निश्चित तौर पर जब प्रधानमंत्री ने कहा कि जो हमारी उपलब्धियां हैं वो किसी एक व्यक्ति की या किसी एक राजनीतिक दल की नहीं है, इसमें सबका प्रयास शामिल है। और संसदीय लोकतंत्र की यही खूबी है कि उसमें सत्ता पक्ष हो, विपक्ष हो, अनुभवी सांसद हो, युवा सांसद हो, सबने अपने अपने तौर पर योगदान किया है। 93 वर्ष के सांसद ने अपना योगदान किया एक समय में, तो 25 वर्ष के युवा सांसद ने योगदान किया। और ये संसद का जो लोकतंत्र का इतिहास रहा है, हमारी जो पुराना बिल्डिंग है, ये इसका गवाह रहा है कि कैसे हम परिपक्व होते हुए लोकतंत्र की तरफ आगे बढ़े हैं, जिसमें सबका प्रयास शामिल रहा है। किसी का ज्यादा हो सकता है, किसी का कम हो सकता है, लेकिन जनप्रतिनिधि के तौर पर सभी का प्रयास है। और प्रधानमंत्री जब ये कहते हैं कि 7,500 जनप्रतिनिधि यहाँ पर रहे, उसमें 600 महिलाएं,
संसद के दोनों सदनों में आप देखें, हम जानते हैं कि महिला आरक्षण जो है संसद में अभी नहीं आया है, अभी कोई पारित नहीं हुआ, उसके बावजूद इसी संसदीय लोकतंत्र में महिलाएं चुनकर आई हैं और 600 की संख्या में चुनकर आई हैं। ये भारतीय लोकतंत्र की ताकत को दिखाता है, भारतीय संसदीय लोकतंत्र की ताकत को दिखाता है। और यहाँ पर एक बात और कहना चाहूंगा, जिसको प्रधानमंत्री अक्सर कहते हैं कि उन्होंने खुद कभी कल्पना नहीं की थी कि ये देश उनको इतना प्यार करेगा, एक चाय वाला प्रधानमंत्री बनेगा और देश को आगे ले जाएगा। तो निश्चित तौर पर आप देखें कि ये अपने आप में पूरी कहानी बताता है कि संसदीय लोकतंत्र, जब हम चर्चा आज हमने देखा लोकसभा और राज्यसभा में हुई उसके सफर पर, तो हमें ये बरबस याद आता है कि हम अपने विरासत को संजोते हुए भविष्य के सपने को पूरे करने की ओर आगे बढ़ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में। ठीक है, अशोक टंडन जी, आपको लगता है कि प्रधानमंत्री जब अपनी बात रखते हैं संसद में तो इस बात को वो साफ तौर से, साफ गोही से रखते हैं कि तमाम विपक्षी जो प्रधानमंत्री दलों के रहे भी हैं उनकी उपलब्धियों का भी जिक्र करते हैं, तमाम ऐसे पड़ाव जिन्होंने देश को एक नई दिशा दी, चाहे वो मतदान की उम्र का एक मसला हो या मौजूदा समय में 370 धारा हटने का जिक्र हो, अमृत काल के माध्यम से नई उपलब्धियों को जो भारत लिख रहा है, आपको लगता है कि ये चीजों को गिनाना, नरसिम्हा राव जी का जिक्र करना, चौधरी चरण सिंह जी का जिक्र करना, मनमोहन सिंह जी का जिक्र करना, ये दिखाता है कि ये भी हमारे भारत के स्वतंत्रता के बाद के इस आजादी के लोकतंत्र के नायकों के योगदान को आज संसद याद कर रहा है, तो ये अपने आप में एक इतिहास लिखा जा रहा है? बिल्कुल, देखिए संसद की पूरी कार्रवाई एक इतिहास बन के रह जाती है, आने वाली पीढ़ियां उसको पढ़ती हैं, आने वाले सांसद भी उसको पढ़ते हैं। और इसी के जिक्र में प्रधानमंत्री ने कुछ ऐसे भाषणों के अंश भी जिनका संस्मरण दिया। पहले प्रधानमंत्री नेहरू का जो भाषण था, जो पूर्व संध्या आज़ादी का हुआ, उसका जिक्र किया। अटल बिहारी वाजपेयी के उस एक ऐतिहासिक भाषण का जिक्र किया, जिसमें अटल जी ने कहा था कि सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी, टूटेंगी, लेकिन इस देश का लोकतंत्र मजबूत रहना चाहिए, इस लोकतंत्र का संसदीय प्रणाली। तो ये जो आज उन्होंने ये सब यादगार दिलाई, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी उससे प्रेरित होकर और हमारे संसदीय लोकतंत्र को और मजबूत करेंगी। तो इसलिए आज उन्होंने सभी प्रधानमंत्रियों का जिक्र, इंदिरा गांधी का भी जिक्र किया, उन्होंने 1971 की लड़ाई का, उसका भी जिक्र किया। लेकिन इसके साथ साथ कुछ ऐसे पल भी मैंने खुद अनुभव किए हैं अपने 4 दशकों से ज़्यादा की संसदीय कवरेज में। जो जितने जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट हुए, हमने देखा जब 50 वर्ष हम मना रहे थे आज़ादी के, उस पर भी रात को, आधी रात को यहाँ पर एक संयुक्त सदन सेशन हुआ था पार्लियामेंट का, और पूरे इंडिया गेट से लेकर और राजपथ तक लाइट जलाई गई थी, संसद में लाइट जलाई। 12 बजे रात को संसद का जॉइंट अधिवेशन हुआ, जिसमें फिर वहाँ 50 वर्ष मनाए गए। अब हम 75 वर्ष को मना रहे हैं। तो आज जो हम अगले 25 वर्ष की बात कर रहे हैं, वो नई पीढ़ी को कैसे भारत को आगे ले जाकर उसको एक विकसित राष्ट्र बनाना है, इसकी आज नींव रखी जा रही है जी। तो अगर आप कहें तो मैं एक दो और संस्मरण आपको बताऊं जो हमने देखे, कि मैं लगभग 77 से संसद को कवर करता रहा हूँ। तो उस मोरारजी भाई देसाई की जो जनता पार्टी की सरकार है, उसमें भी एक जॉइंट सेशन हुआ था, और वो जॉइंट सेशन इतना आधी रात से भी ज़्यादा देर तक चला, और एक से एक धुरंधर भाषण हुए। इसी तरह से जिस रात को संसद ने इंदिरा गांधी को निष्कासित किया था, वो भी हमने दृश्य देखा। तो ऐसे कई दृश्य हैं, और इतने एक से एक धुरंधर सांसद इस सदन में बोले हैं, जिनके भाषण आज अगर हम पढ़ते हैं तो उससे हमको बड़ी प्रेरणा। बिल्कुल, और शायद आप जो बात सर कह रहे हैं, क्योंकि संसद की जो चर्चा परिचर्चा रहती थी, उसका स्तर भी अपने आप में दुनिया भर में सराहा जाता था। हम इस चर्चा को जारी रखेंगे, फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द वापस आएंगे, लेकिन हमारी ये चर्चा विशेष तौर से संसद भवन परिसर के बाहर से लगातार जारी रहेगी। होंगे बच्चे स्वस्थ, फले फूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। चाची, कल्याण भव, सुखी भव, और सबसे जरूरी आशीर्वाद आयुष्मान भव। वो तो मोदी सरकार सबको दे रही है। देश के धनी आदमी जिस प्रकार से आरोग्य की सेवा प्राप्त कर सकते हैं, अब मेरे देश के गरीब को भी वही सेवाएं उपलब्ध होनी चाहिए। शुरू हो रहा है आयुष्मान भव अभियान 17 सितंबर से। आयुष्मान आपके द्वार का तीसरा चरण, मोबाइल से ही बन जाएगा आयुष्मान कार्ड। आयुष्मान मेला आयोजन, जहां कई बीमारियों की होगी मुफ्त जांच और इलाज। अंगदान शपथ पंजीकरण, जिससे हमारे बाद भी किसी और को मिले जीवन। रक्तदान शिविर और आयुष्मान सभा का आयोजन। इन सुविधाओं का लाभ उठाने
नजदीकी आयुष्मान हेल्थ और वेलनेस सेंटर पर जाएं। अब होगा जन जन आयुष्मान। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। India is on the moon. We have our national pride placed on the moon. ये आज का भारत है, निर्भीक भारत, जुझारू भारत। प्रधानमंत्री जी का संकल्प है देश में साइंस और टेक्नोलॉजी की सदी बनाने का। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सबसे पहले पहुंचकर आइए वैज्ञानिक सामर्थ्य के इस शंखनाद को चंद्रयान महाक्विज में हिस्सा लेकर सेलिब्रेट करते हैं। मैं देश भर के स्टूडेंट से आग्रह करूंगा कि आप सभी बड़ी संख्या में इससे जुड़े। mygov.in पर जाएं, चंद्रयान 3 से जुड़े 10 सवालों के जवाब दें और 1 लाख तक के पुरस्कार जीते। चंद्रयान महाक्विज, खेले, जीते, गर्व करें। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें, गारंटीड रिटर्न से लाखों कमाएं। ये लिमिटेड ऑफर सिर्फ आपके लिए। नागिन की आंख में कैमरा फिट होता है। तुम भी क्या बकवास पे यकीन करती हो? आप भी तो वही कर रहे हो पापा। शेयर मार्केट में कोई गारंटेड रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता। ऐसा कोई मैसेज, मेल या ऐड दिखे तो समझिए गलत है। ऐसे स्कीम निवेशक के साथ धोखा है और कानूनन अपराध भी। कितनी बार तो समझाया आपको। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। बैठक जा रही है। समाज पूछ रहे तब स्टैंड बाय सर। सर और ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। हमारी मौजूदगी इस वक्त संसद भवन परिसर के बाहर है और निश्चित तौर से ये एक बड़ा पड़ाव है जब आज पुरानी संसद भवन के आखिरी दिन की कार्रवाई थी। इस पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। खास मेहमान भी हमारे साथ, सहयोगी भी लगातार बने हुए। लेकिन जो तस्वीरें अभी आ रही है, जो जानकारी मिल रही वो ये कि इस वक्त केंद्रीय कैबिनेट की बैठक चल रही है और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में निश्चित तौर से ये बेहद अहम बैठक है कि आखिर इस कैबिनेट में क्या कुछ चर्चा होगी, इसको लेकर भी लगातार कयास लगाया जा रहा है। अशोक टंडन जी, क्योंकि वैसे तो हर कैबिनेट अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होती है, लेकिन इस कैबिनेट को लेकर क्योंकि कयास बहुत लगाया जा रहा है, क्या कुछ उम्मीद कर सकते हैं प्रधानमंत्री जिस वक्त कैबिनेट की इस बैठक को चेयर कर रहे होंगे? तो देखिए, आमतौर पर कैबिनेट की बैठक जो साप्ताहिक बैठक होती है या तो मंगलवार होती है या बुधवार होती है, लेकिन ये सत्र के बीच में क्योंकि आज कैबिनेट शाम को मिल रहा है तो स्वाभाविक है कि कई तरह के एक कयास लगाए जा रहे हैं। क्योंकि कल का जो सत्र होगा नए संसद भवन में, वहाँ कोई विशेष क्या कोई बिल पेश किया जा सकता है, क्योंकि जो 4 बिल पेश होने वाले हैं उनके बारे में चर्चा हो चुकी है। लेकिन नए संसद भवन में कोई ऐसा बिल पेश हो जिससे देश को बहुत लाभ होने वाला हो, कल्याणकारी हो, इसकी जो अटकलें हैं उसको हमें इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन सचमुच में आज की कैबिनेट की बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसीलिए पूरे देश की निगाहें आज की बैठक पर हैं, क्योंकि जो कुछ भी आज निर्णय होगा उसको पारित करने के लिए नए संसद भवन में सरकार कोई ना कोई जो भी विधेयक होगा उसको लाएगी। तो दोनों चीजों से के कारण आज एक बहुत उत्सुकता बढ़ गई है पत्रकारों में विशेष तौर से कि क्या आज कैबिनेट में बड़े निर्णय होने वाले। बिल्कुल, और निश्चित तौर से ये जो कैबिनेट की बैठक है ये भी पुरानी संसद भवन का जो एनेक्सी बिल्डिंग है उसमें हो रही है, तो उस लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण है। हीरामन जी, आपको लगता है कि इतिहास जब 75 वर्षों का संसद के लिहाज से लिखा जाएगा तो इसमें ये भी बहुत बेहतरी से दर्ज होगा, राष्ट्रीय दलों के साथ में क्षेत्रीय दलों की अस्मिता और उनकी भावनाओं को भी सम्मानपूर्ण तरीके से जगह लगातार मिलती रही और आज भी बदस्तूर वो चीज जारी है। आपको लगता है प्रधानमंत्री ने भी इस बात का जिक्र किया और ये बात महत्वपूर्ण तरीके से हम लगातार हर सरकारों में, मौजूदा सरकार में भी देखते आए? जी बिल्कुल, और जैसा कि लोकतंत्र से ही एक साबित होता है कि ये लोगों का तंत्र है, लोगों का शासन है। इसलिए चाहे क्षेत्रीय दल हों, चाहे वो छोटे छोटे क्षेत्रों के लोग हों, सबकी जो ध्वनि है, सबकी जो आवाज़ है, सबकी जो भावनाएं हैं वो इस संसद से जुड़ी हुई हैं और सबको प्रतिनिधित्व भी मिलता है और उनको नेतृत्व करने का भी अवसर मिलता है। इसलिए चाहे वो कैबिनेट की जो भी बैठक है, सबसे महत्वपूर्ण वस्तु ये है कि ये एक ऐतिहासिक क्षण है और ऐसे क्षण पर हम लोग बैठे हुए हैं कि जिसको हम संध्या कह रहे हैं।
संध्या का अर्थ ये नहीं होता है कि किसी चीज़ की समाप्ति हो जाए, ये दो जो युग होते हैं उनका मिलन होता है। जैसा कि प्रधानमंत्री ने 2 साल पहले कहा था कि हम अमृत काल में प्रवेश कर चुके हैं, तो कुछ न कुछ अमृतमय बात होने वाली है। और प्रधानमंत्री तो इस मायने में बिल्कुल जाने जाते हैं कि सबको अचंभित करने वाले निर्णय करते हैं। या तो कोई विधेयक हो सकता है जो इतिहास में एक प्रकार से अंकित किया जाएगा, या कोई ऐसा निर्णय हो सकता है कल जो सुनाए जिसको सुनकर के लोग स्तब्ध रह जाएं, अचंभित हो जाएं। और स्वाभाविक है जो भी निर्णय होगा, जो भी बात चर्चा होगी वो भारत के हित के लिए होगी, लोक के हित के लिए होगी, और सबसे बड़ी जो बात है लोकतंत्र के संरक्षण के लिए होगी। और ये जो प्राचीर है इस पुराने संसद की, ये अपने आप में इस इतिहास को लिखेगी स्वयं में। और जो इतिहास को पढ़ने वाले हैं, लिखने वाले हैं, मुझे लगता है कि आने वाले कई वर्षों तक इसका अध्ययन करेंगे और एक बहुत ही सुंदर इतिहास जो हमारे लोकतंत्र का सौंदर्य है वो सामने उभर कर आएगा। बिल्कुल, हमारे 2 सहयोगी भी लगातार बने हुए। ऋषि जी, आपको लगता है कि जब मुश्किल वक्त आया, संसद ने अपनी एकजुटता से देश को संदेश दिया, क्योंकि जनप्रतिनिधियों का यहाँ बैठना और यहाँ से संदेश देना एक उसके बड़े मायने होते हैं। हाल फिलहाल में हम सब गवाह रहे हैं, हमने देखा कि कोविड के समय की एक चुनौती थी। हमने देखा कि किस प्रकार से जब मुंबई में आतंकी हमला हुआ उस वक्त भी सारे सांसदों ने एकजुट होकर उसका रेजोल्यूशन पास किया आतंक के खिलाफ। हमने देखा कि जब संसद पर आतंकी हमला हुआ उस वक्त भी पूरा देश और पार्लियामेंट भी एक साथ खड़ी थी। आपको लगता है कि मुश्किल वक्त में भी संसद ने देश को एक मजबूती से राह दिखाई है, बड़ा संदेश दिया है? बिल्कुल रहीन, जिस तरीके से आपने जिक्र किया जिन घटनाओं का, तो वो तो निश्चित तौर से गवाह हैं ही कि किस तरीके से हमने जब भी देश पर कोई भी संकट, चाहे वो आतंकी हमला हो, और ख़ास तौर से ऐसे अवसर भी हैं जब हमने आपदाओं से जूझे हैं, चाहे वो किसी भी तरीके का आंदोलन चलाने की बात रही हो, तब हमने इन सब चीज़ों को देखा है कि संसद ने कैसे मिलजुल कर ऐसे प्रयास किए हैं जिससे कि देश को मजबूती मिली है। अगर हम बात करें कि देश में जो सबको साथ लेकर चलने का जो हमारे देश का जो डेमोक्रेटिक सेटअप है, जो बहुलतावाद है, उसको कहीं ना कहीं जिस तरीके से आप जिक्र कर रहे थे अभी हीरामन जी के साथ की जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, इन्होंने जो मजबूती दी है वो निश्चित तौर से हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों को कहीं ना कहीं ऐसे पक्ष को मजबूत करती है जो पिछड़ती हुई दिखती हैं। तो जो जब हम सबके साथ सभी मूल्यों को समाहित करते हुए आगे बढ़ते हैं, हमने संसद में देखा है कि ऐसे ऐसे राजनीतिक दल रहे हैं जिनके 1 या 2 या 3 सांसद आए हैं, लेकिन उनको तरजीह मिली है। गठबंधन की जो राजनीति रही है, कुछ लोग इसके आलोचक हो सकते हैं, लेकिन मैं इसका समर्थक हूं, क्योंकि इस गठबंधन की राजनीति ने सभी को साथ लेकर चलने का जो संकल्पना दी है। और आज हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से अगर हम बीजेपी की बात करें, इस समय बीजेपी के पास पूरी तरीके से बहुमत है, बावजूद इसके वो एनडीए को बनाकर आगे बढ़ रहे हैं। तो ये जो संकल्पना है कि हमें मिलजुल कर अपनी विचारधारा से मिलते जुलते लोगों को, और इसी वजह से हम संकट के दौर में हम आगे बढ़ जाते हैं। अगर हम सबको साथ नहीं रखेंगे तो वो बुरे वक्त पर भी हमारे साथ नहीं आएंगे। तो ये जो हमने जो संकल्पनाएं विकसित की हैं कि हर हालत में सबको जो लोकतांत्रिक पक्ष है उसमें शामिल करते हुए आगे बढ़ना है, उसी वजह से हम हर मुश्किल वक्त में आगे बढ़ पाए हैं। बिल्कुल। शैलेंद्र, आपको लगता है कि साझा उपलब्धियों का जिक्र प्रधानमंत्री ने अपनी बातों में किया, और अगर बात की जाए तो संविधान निर्माण की बैठकों से लेकर संविधान के अंगीकार होने तक का जो पूरा सफर है उसकी गवाह भी एक तरीके से संसद भवन रही है, और सेंट्रल हॉल का जिक्र ना हो ये भी नहीं हो सकता। आपको लगता है कि ये भी इतिहास की दरो दीवार में ये दर्ज रहेंगी तमाम चीजें? निश्चित तौर पर। कल हम देखेंगे कि जब पुरानी संसद से नई संसद की तरफ प्रस्थान होगा, उससे ठीक पहले एक फोटो ऑप होगा, राज्यसभा और लोकसभा के सांसद एक साथ इकट्ठा होंगे और वो यादें वो संजोएंगे कि अंतिम बैठक यहाँ पर हुई थी और अब वो पुरानी भवन से नए संसद के भवन की तरफ जा रहे हैं, नए भारत का जो प्रतीक है। यहाँ मैं चर्चा करना चाहूंगा, प्रधानमंत्री ने आज अपने संबोधन में कहा कि ये संसद है, इसने देखा है कि जब एक मत से सरकार गिरी थी, दुनिया में शायद ये कोई उदाहरण नहीं होगा। ये भारतीय लोकतंत्र की एक ताकत दिखाता है कि किस तरह से जब अटल जी की सरकार एक मत से गिरी, और वो दिखाता है कि भारत का लोकतंत्र कितना परिपक्व हो चुका है, जहां सरकारें एक मत से भी गिर सकती हैं। और जो अटल जी ने कहा था, जैसा कि हमारे वरिष्ठ पत्रकार ने बताया भी कि सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, लेकिन लोकतंत्र मजबूत रहना चाहिए। तो ये संसदीय लोकतंत्र जो हमारा है, आज हम जहां खड़े हैं जी, हम ये कह सकते हैं कि उसका श्रेय हमारे संसदीय लोकतंत्र को है और इस संसद में बैठे हमारे जनप्रतिनिधियों को है और तमाम जो इस व्यवस्था से जुड़े लोगों को है। तो हम उस विरासत को संजोते हुए अपने नए भविष्य की ओर देख रहे हैं, जब नए संसद की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। बिल्कुल, तो उस विरासत के साथ में नए भविष्य की ओर, और वो भविष्य जो अमृत काल के अगले 25 वर्षों में विकसित भारत के निर्माण की एक
एक नींव रख रहा है। और ऐसे में ये पूरी जिम्मेदारी हमारे पीछे इस पुरानी संसद भवन से नई संसद भवन की ओर जाते हुए उन तमाम कामों पे रहेगी जहां पे जनप्रतिनिधि तय करेंगे कि आखिर देश की दशा और दिशा क्या होगी। फिलहाल इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही, क्योंकि वक्त फिलहाल हमारे पास इतना ही है। अशोक टंडन जी आपका बहुत शुक्रिया, हीरामन जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि और शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस विशेष कार्यक्रम में फिलहाल बस इतना है, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।